हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी विज्ञान चैप्टर 2 का पार्ट 8। आज पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा व उदाहरण 2.6 को। चलिए जानते हैं सबसे पहले बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है, जहां पर कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव कुछ थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ये P मतलब हुआ यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे रखा गया है। तो इसके कॉन्सेप्ट में हमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि V निकालनी है। और हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यह स्थितिज ऊर्जा होती है किया गया कार्य ही। तो यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? यहाँ पर कार्य यह हो रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को हम जानते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी बाह्य क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल F1 कुछ इस डायरेक्शन में कार्य करता है तथा एक बल F2 कुछ इस डायरेक्शन में कार्य करता है। क्योंकि यह दोनों बल समान मात्रा में यानी कि समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, तो यहाँ पर जो नेट बल होता है वो है शून्य होता है। जबकि यहाँ पर एक बल आघूर्ण टॉ कार्य करता है। राइट? टॉ यहाँ पर क्या कार्य करता है? यह टॉ इस वैद्युत द्विध्रुव को इस थीटा एंगल से चेंज करते हुए कुछ थीटा एंगल यानी कि है इस बाह्य क्षेत्र की दिशा में इस द्विध्रुव को लाने का प्रयास करता है। तो वह होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टॉ। और इसी टॉ को हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने कैलकुलेट करा था। तो टॉ बराबर क्या होता है? टॉ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। यह हम जानते हैं कि टॉ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। राइट? तो इसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ये जान चुके हैं कि यहाँ पर यह स्थितिज ऊर्जा एक किए गए कार्य के रूप में होती है, यानी कि किया गया कार्य जो यहाँ पे टॉर्क के द्वारा किया जाएगा वह कार्य ही यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और हम यह भी जानते हैं कि कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? किया गया जो कार्य होता है वो हम ये जानते हैं कि वो बराबर होता है विस्थापन, यानी कि किसी भी वस्तु को विस्थापित जितना वो, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है उसको हमने dx दूरी तक विस्थापित करा है, तो dx दूरी तथा इस विस्थापित करने में जो बल हमें लगाना पड़ा है वह बल का गुणनफल के बराबर होता है यह कार्य। तो W बराबर होता है F डॉट dx। और यहाँ पर हमारे पास जो बल है वो हम ले रहे हैं एक टॉ के कंडीशन में। तो यहाँ पे बल की जगह हम रख देते हैं टॉ और dx यानी कि जो दूरी है उसकी जगह हम रख देते हैं d थीटा, क्योंकि d थीटा एंगल यहाँ पर यह इसको विस्थापित करेगा। तो देखिए चलिए हम जानते हैं, और जब हम यह W को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं। तो हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव किसी भी नेट बल का अनुभव नहीं करता है, परंतु वह एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है, जो कि हम जानते हैं टॉ बराबर होता है P क्रॉस E या फिर P E साइन थीटा। तो हम देखेंगे कि इस बाह्य बल आघूर्ण टॉ के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर टॉ थीटा डी थीटा। ये इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब कुल योग, समाकलन। यह हो जाता है थीटा नॉट से थीटा वन। थीटा नॉट से घुमाने इनिशियल जो उसका एंगल था मान लेते हैं वो थीटा नॉट था, और जब उस बलाघूर्ण के द्वारा जो जितना उसे घुमाया गया उस द्विध्रुव को वो हो जाएगा थीटा वन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पहले हम यहाँ पे टॉ की वैल्यू रख देते हैं। टॉ बराबर होता है पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसे हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया है, और हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा।
तो cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1 जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास कार्य निकल कर आ जाता है। तो कार्य का जो सूत्र है दैट इज P इज cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1 और इसी को हम कह सकते हैं कि यही हमारी स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अब हम इसके लिए कुछ केस देकर चलते हैं, यानी कि अगर हम मान ले यह कार्य ही हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम यह माने कि थीटा नॉट वो पाई बाई 2 है, यानी कि जो इनिशियल जो पोजीशन है उस द्विध्रुव की वो कुछ पाई बाई 2 पर रखा गया है। पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए वह एक बाह्य क्षेत्र में रखा गया है। तो उस केस में हमारा सूत्र क्या हो जाता है, जो अभी अभी हमने सूत्र प्रीवियस स्लाइड में देखा था, tau इज इक्वल टू पी कॉस थीटा नॉट। तो थीटा नॉट की जगह हम यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 रखते हैं माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका सूत्र हो जाएगा इस केस में U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, या हम इसको अगर सदिश रूप में लिखें तो माइनस पी डॉट ई। तो ये हमारा स्पेशल केस होगा जब हमारे पास पाई बाई 2 होगी इनिशियल कंडीशन। हम अपने उस सूत्र में जो हमारा फाइनल सूत्र आया था उसमें हम थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए भी इस तरह के सूत्र को डिराइव कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हुआ बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसके उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 2.6 भी कुछ इसी से रिलेटेड है। चलिए, क्या कहा गया हमें कि हमारे पास एक पदार्थ के अणु में 10 टू द पावर माइनस 29 सेंटीमीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मतलब ये हमारे पास P दे रखा है एक पदार्थ के एक अणु के लिए, ठीक है। और 10 टू द पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया जाता है। ये क्या गिवन है, यह गिवन है एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E हमारे पास दे रखा है यहाँ पर E, ठीक है। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है, यानी कि हमारे पास एक थीटा 1 दे रखा है, ठीक है। थीटा जीरो क्या होगा, थीटा जीरो मतलब 0 डिग्री है, और हम उस 0 डिग्री से 60 डिग्री तक उसको बदल दिया गया, किसके द्वारा, एक बलाघूर्ण के द्वारा। क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर यू ही कैलकुलेट करना है, एक ऊर्जा को हमें कैलकुलेट करना है। सुविधा के लिए नमूने का ध्रुवण 100 डिग्री% माना जा सकता है। तो हमें सब कुछ यहाँ पे गिवन है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली अपना सूत्र लगाना है, जो कि हमने सूत्र अभी अभी डिराइव किया था, u इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो हमारे जो हमारी फाइनल कंडीशन है, यानी जो फाइनल स्थिति ऊर्जा माइनस इनिशियल स्थिति ऊर्जा, उस तरह का हम यहाँ पे सूत्र लगा करके यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको खुद ट्राई करके देखिए पहले, एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे गिवन है वो सिर्फ एक पदार्थ के एक अणु के लिए है, पदार्थ के एक अणु के लिए, और हमें पहले वैद्युत द्विध्रुव निकालना है एक पदार्थ के लिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण हमें दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर, लेकिन हमें चाहिए एक पदार्थ के लिए। तो हम एक पदार्थ का हमें पता है कि एक पदार्थ के एक मोल में कितने अणु होते हैं, ये अणु होते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। तो अगर हम सारे अणुओं का कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 इंटू 10 टू द पावर 23 की 10 टू द पावर माइनस 29 की। तो हमने मल्टीप्लाई करके इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू हम पे गिवन है। हम निकालें आरंभिक स्थिति ऊर्जा यानी यू आई मतलब यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सूत्र वही होगा माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके निकाल रहे हैं, ठीक है, इनिशियल पहले फिर फाइनल, देन इसको माइनस करेंगे हम। तो माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे P की वैल्यू रख दी हमने, ये हमारे पास E की वैल्यू हो गई है, और cos थीटा इनिशियल एंगल हमारे पास था
0 डिग्री और cos थीटा की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -6 जूल। इसी तरह हम फाइनल भी निकालेंगे, अपनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं इस बार हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि हमने उस वैल्यू थीटा को 60 डिग्री पर घुमा दिया है। तो ये भी हम वहाँ पे वैल्यू रखते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 जूल। उसके बाद हमें निकालना होता है स्थितिज ऊर्जा में अंतर, जो कि हम निकालेंगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस आरंभिक स्थिति ऊर्जा, और हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आ जाती है 3 जूल, जो कि हमें निकालना था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ऊर्जा की हानि हो रही है, यानी कि उन पदार्थों द्वारा द्विध्रुव को पंक्तिबद्ध करने में ऊष्मा के रूप में यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पर लगाया था, जो अभी 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 हमने यहाँ पे डिराइव किया था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू कि हमने क्या क्या जाना। सो हमने जाना बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, इसका सूत्र हमने डिराइव करा और वो सूत्र आया था कुछ इस तरह से कि यू थीटा बराबर होता है पी ए कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। यू थीटा बराबर होता है माइनस पी नॉट ई, जब हमारे पास थीटा नॉट की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो जो हमने अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे उसके लिए आवश्यक शर्त ये थी कि आपको समाकलन की जानकारी होनी चाहिए और त्रिकोणमिति की जानकारी। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण के बारे में व चालक स्थिर वैद्युति के बारे में। तो थैंक यू।